नंबर 1 शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। वॉर जोन में आज कई बहुत बड़ी खबरें, नए हमले हुए हैं, देशों ने नई रणनीति बनाई है, शांति के प्रयास भी दिखे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अशांति और युद्ध की बातें ही सबसे ज्यादा हो रही हैं। एक एक कर हम आपको तमाम खबरें और वॉर के नए वीडियोस दिखाएंगे, लेकिन पहले 5 बड़ी खबरें और उनसे उठ रहे सवालों पर गौर करना जरूरी है। बड़ी खबर, मारे गए 235 यूक्रेनी। बड़ा सवाल क्या उठ रहा है, क्या यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फेल हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और सवाल ये उठ रहा है कि नेटो में नो एंट्री क्यों? बड़ा सवाल ये कि क्या नेटो में एंट्री टलने से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ेंगी? जी हां, बड़ी खबर एक और है, पुतिन की महा गलती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल क्या है, क्या बेलारूस में एटमी हथियार भेजना, उनकी तैनाती करना पुतिन की बहुत बड़ी गलती है? एक और बड़ी खबर होगी, वॉर स्पॉन्सर वेस्ट। बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या पश्चिम ने ही 2014 में वॉर की बुनियाद रखी थी? जी हां, बड़ा सवाल तो एक और है, टीम रामाफोसा बंधक। बड़ी खबर, क्या पोलैंड ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति को शांति मिशन की सजा दी है? और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त वॉर जोन की क्या है। रूसी हमले में यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही देखी जा रही। यूक्रेनी आर्मी के 235 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। साउथ डोनेस्क में रूस ने किए हैं ताबड़तोड़ बड़े हमले। खैरसो और लीमन में सबसे अधिक नुकसान की जो खबर है वो सामने आ रही है। और देखिए, निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। आइए रूस के इस अटैक की पूरी डिटेल हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस पर नजर डालिए। मारे गए 235 यूक्रेनी सैनिक, ये बहुत बड़ी संख्या है। दक्षिणी डोनेस में यह हमला हुआ है। खेरसोन में 40 और लीमन में 50 सैनिकों की जान गई है। बड़े पैमाने पर यूक्रेनी सैनिकों की मौत देखिए कितनी हुई है, 235। 4 टैंक धराशायी हुए हैं, 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो है वो बर्बाद हुई है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की संख्या बताई जा रही है 14, जिसे कर दिया गया है बर्बाद। इसके अलावा यूएस में, अमेरिका में बनाए गए आर्टिलरी सिस्टम जो है उनकी संख्या 1 बताई जा रही है, होवित्जर 1, एयर डिफेंस सिस्टम 2 और MI-24 हेलीकॉप्टर अच्छी खासी संख्या में बर्बाद किए गए हैं। इनकी संख्या बताई जा रही है 14। तो बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन को, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 235 सैनिकों की जान भी गई है ताजा हमलों में। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SP सिन्हा बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास कवरेज में। SP सिन्हा साहब, पहला सवाल आपसे, यूक्रेन के लिए यह कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है और इस तरह के हमलों के बाद युद्ध को किस मुहाने पर आप पाते हैं? पहली बात। दूसरी बात है, मेरा अनुमान है कि इस लॉस के बाद यूक्रेन में जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, ऑफेंसिव इनिशिएटिव का ये सोच है, उस पर प्रहार हुआ है। उसमें बहुत बुरी तरह से इसका असर पड़ेगा यूक्रेन में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है, जिस तरह से बैटल फैटिग फैक्टर ट्रुप्स के ऑफिसर्स के मोराल को डेंट करता है, जिस तरह से जो इन्वेंट्री है लड़ने का उसमें गिरावट होती है, जिस तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी मैच नहीं कर पाता है इक्विपमेंट के वेस्टेज को, ये सब दिखाते हैं कि वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस लेवल पे शांति प्रस्ताव लाया जाए और शांति लाया जाए, क्योंकि ये स्टॉक आउट के स्टेज पे ये पूरा वॉर जा रहा है। ठीक है, शांति प्रस्ताव लाया जाए, ये तो हर किसी का सुझाव है सर, लेकिन ये होगा या नहीं, यही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल तो पीस टेबल पर आता हुआ कोई नहीं नजर आ रहा है, ना ही रूस और ना ही यूक्रेन। देखिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, यूक्रेनी सेना ने रूसी माइंस को उड़ा दिया है। माइंस क्लियरिंग वेपन UR-77 का इस्तेमाल किया गया। रूसी कब्जे वाले इलाकों में कई बारूदी माइंस। त्रिपाठी सर, माइंस क्लियरिंग वेपन UR-77 का इस्तेमाल किया गया, और इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे डोनेट्स्क के बारे में,
डोनेट्स्क के इलाके में अगर 200 से भी ज्यादा संख्या में यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया जाता है तो क्या ये तय माना जाए कि डोनेट्स्क वो इलाका जहां पर यूक्रेन रूसी सैनिकों को पछाड़ने में नाकामयाब रहा और रूस का पूरी तरीके से वहां पर कब्जा घोषित तौर पर? देखिए, अगर ये दावा सही है तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पे रूस का जो काउंटर ऑफेंसिव वो नाकाम हुआ है। लोग कह सकते हैं कि एक टैंक इधर मार दिया, एक आर्मर्ड व्हीकल इधर मार दिया, इसका इतने बड़े वार में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि 235 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए और वो हथियार नष्ट किए गए हैं यूक्रेन के, जो कि इनविंसिबल अजेय माने जाते थे अमेरिका और नेटो द्वारा किए गए, लेपर्ड वगैरह। तो ये सब जो है, ये सब इसकी ओर इंगित करता है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जो नेटो के हथियारों को नष्ट कर सकते हैं। और इतने 235 से ज़्यादा लोग मारे गए, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। सवाल ये भी खड़े करता है सर, त्रिपाठी सर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है वो वीक हो रहा है या फेल साबित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक और बड़ी खबर, उस पर फिर चर्चा करेंगे। एंटी टैंक राइफल से लेपर्ड टैंकों पर अटैक हुआ है। रशियन फाइटर की यूक्रेन पर अटैक, गन से अटैक करता नजर आया यूक्रेनी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गन अटैक हुआ है, ताबड़तोड़ गन अटैक हुआ है। ये यूक्रेनी सैनिक आपको दिख रहा है, सबसे नया वीडियो है। हमारे साथ एयर मार्शल राजेश कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। एक तरफ नेटो में नो एंट्री यानी जेलेंस्की की मुश्किलें सर बढ़ रही हैं, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव को लेकर क्या यूक्रेन जेलेंस्की वीक पड़ते जा रहे हैं? क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस वक्त युद्ध में क्या मोड़ लेना है? देखिए, मेरे ख्याल से ये काउंटर ऑफेंसिव को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया था और इसमें काफ़ी टाइम भी लगा था। तो मेरे हिसाब से रशिया जो है वो काफ़ी तैयार था और उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव टैक्टिक्स लगाए हैं उस काउंटर ऑफेंसिव को ब्लंट करने के लिए। और सबसे बड़ा ये है कि वो माइनफील्ड के आगे भी लड़े हैं, जो यूक्रेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उनकी कैजुअल्टी इतनी ज़्यादा हो रही हैं। और नेटो में अगर नो एंट्री है तो फिर ये लड़ाई किस लिए हुई? एट द एंड ऑफ द डे अगर हम जो मेजर मुद्दा था, जो पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं कर सकता, तो अगर उसी पर सभी सहमत है तो फिर ये लड़ाई किस लिए है? फिर तो तुरंत शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। वो भी नहीं हो रहा है, शांति की तरफ भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सर आप एक क्विक रिएक्शन दीजिए। आप 30 सेकेंड्स जी बताइए। यदि किसी ऑफेंसिव को मिलिट्री जो स्ट्रेटजी कहती है, जो किसी टैक्टिक्स कहती है, किसी ऑफेंसिव को का गति कम करना है तो या तो माइनफील्ड के उसको चक्कर में फंसा दो, उससे गति कम हो जाएगी, या दुश्मन को ग्राउंड ऑफ ओन चूजिंग में सकिन कर लो और वहाँ इतना कैजुअलिटी दो कि इसके कैजुअलिटी के कारण उसका मोराल जो है उस कमज़ोर पड़े, ट्रुप्स का मोराल नीचे जाए और अपोजिंग फोर्सेस का मोराल नीचे जाए। वही रूस कर रहा है। ठीक है सिन्हा साहब, आता हूं आपके पास। इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है। रूस ने जारी किया है वॉर में यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा। ये आंकड़ा क्या कहता है? वॉर में अब तक 444 यूक्रेनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। यूक्रेन ने 10,000 के करीब टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी खोए हैं, इनका नुकसान हुआ है। यूक्रेन को सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और हजारों ड्रोन्स का नुकसान हुआ है, ये बताया गया है रशिया की तरफ से। यानी ये बताने की कोशिश कि रूस ने कितना बड़ा नुकसान किया है यूक्रेन का, वो भी तब जब तमाम नेटो मुल्क उसके साथ। बिल्कुल समीर, और देखिए भले रशिया देखिए यूक्रेन की तरफ से भले कहा जा रहा था कि नेटो की तरफ से तमाम जो मदद मिली इससे मेजर काउंटर ऑफेंसिव किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो रियलिटी निकलकर सामने आ रही है उसमें यही निकलकर आ रहा है कि अभी भी बड़ा नुकसान अगर किसी को वॉर फील्ड में उठाना पड़ रहा है तो वो है यूक्रेन। अब जो रशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है, इस दावे में क्या क्या बातें सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। आइए ये देखते हैं कि अभी तक वॉर में यूक्रेन को नुकसान कितना हुआ है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। आंकड़े के जरिए रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से खुद ये जो जानकारी है वो साझा की गई है।
आप देखिए, वॉर में अभी तक यूक्रेन को जो नुकसान हुआ है उसके मुताबिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 444, इसके अलावा यूएवी 4668, साथ टैंक्स और आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स की बात की जाए 10,000 टैंक्स और आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल का नुकसान हुआ है। हेलीकॉप्टर 239, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 426 और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स 1124 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का जो नुकसान है वो हुआ है। सोर्स क्या है? रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। अब मैं चाहूंगा राजीव सरदाना सर आपसे सवाल और विस्तार के साथ इसको आप थोड़ा समझाइए कि ये जो बात है, क्योंकि आंकड़े कौन जारी कर रहा है? रूसी रक्षा मंत्रालय। कितना विश्वास किया जा सकता है और क्या ये जो वॉर फील्ड में हमें नजर आ रहा है ये उसी का प्रतिबिंब है जो ये आंकड़े सामने रखे गए? देखिए, जो रशियन रक्षा मंत्रालय के आंकड़े दिए गए हैं वो उसमें उसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रशिया स्ट्रॉन्ग और रशिया अपना जो एरिया ऑक्युपाई करना चाह रहा था, डीमिलिटराइज करना चाह रहा था यूक्रेन में, उसमें वो सक्षम हुआ है। तो इसलिए ऐसा क्यों? लेकिन रूस की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं आप कह रहे हैं उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। यूक्रेन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उस पर तो आप हमेशा संदेह जताते हैं। बिल्कुल जताते हैं, क्योंकि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा, नेटो पूरा साथ लड़ रहा है, उनके अमेरिका साथ लड़ रहा है। तो इसलिए अपने हथियार बेचने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने इतने हथियार दिए इसलिए हम काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन दिखा रहे हैं। लेकिन चाहे प्रैक्टिकली कुछ भी ना हो रहा हो, ये जो सारा माल दिया जा रहा है, इनको एड दी जा रही है और वेपन्स दिए जा रहे हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए काउंटर ऑफेंसिव का नाम दे रखा है। तो इसलिए मैं कहूँगा जो बाकी पश्चिमी देशों से आता है उसमें जरूर शक है, लेकिन रशिया की तरफ से जो आंकड़े लिए जाते हैं मेरे को उन पे कोई शक नहीं है। बखमुट में रूस का बड़ा हमला हुआ है। बिल्डिंग पर रूस ने किया है जोरदार अटैक। हमले में बिल्डिंग में आग लग गई और ये देखिए आपके सामने तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें, कैसे टारगेटेड अटैक में पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। सिन्हा साहब, इस तरीके से तो हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि युद्ध जो है वो अभी बीच में आकर के ऐसे रुक सा गया, थमसा गया है। निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है अभी भी। अभी क्या सिचुएशन में दिख रहा है आपको ये पूरा वॉर एंगल? ये स्टेलमेट की स्थिति है और ये स्टेलमेट, मेरा ख्याल है, अनुमान है कि स्टेलमेट चलता रहेगा जब तक किसी भी एक साइड को न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, इक्विपमेंट सुपीरियरिटी, टैक्टिकल सुपीरियरिटी, स्ट्रेटजिक सुपीरियरिटी नहीं मिलेगा, तब तक अगला नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा और शांति की बात हो ही नहीं सकती। वही हो रहा है। दोनों यदि ब्लीड करना चाहते हैं एक दूसरे को टू डेथ, अमेरिका चाहता है कि रशिया शुड ब्लीड टू डेथ, उसको इतना उसके रिसोर्सेज को ख़त्म कर दो कि वो एकदम गरीब हो जाए, उसकी आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो जाए, कमज़ोर देश हो जाए, तो बात तो शांति की बात हो ही नहीं सकती है ना। तब तो क्वेश्चन है सर्वाइवल का, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ डू और डाई। और रूस की पॉलिटिकल लीडर्स है, मिस्टर पुतिन का जो व्यक्तित्व है वो तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ये समीर कह रहा था कि अभी बेलारूस में जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट है वो रूस का फैसला सही है कि नहीं से उस पर चिंतन करने की जरूरत है। देखो, जब आप दुश्मन को घेरना चाहते हो तो चारों तरफ से जो फौज का टैक्टिक्स है, आइसोलेट, कंटेन एंड डिस्ट्रॉय, वही पुतिन कर रहे हैं और उसके परिप्रेक्ष्य बिल्कुल, और उसी पर पुतिन चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नेटो भी साफ बोल रहा है, अमेरिका ने भी कहा है कि लगातार व्लादिमीर पुतिन के हर कदम पर हमारी नजर बनी हुई। इस बीच एक और बड़ी खबर, साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ पोलैंड में बदसलूकी हुई है। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का विमान रोका गया। राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते को विमान में बंधक तक बना लिया गया। 20 घंटे से ज्यादा प्लेन में बंधक रहे अफ्रीकी अधिकारी। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं हम। राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते के हथियार भी जब्त किए गए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बावजूद बदसलूकी हुई है, इतना सब कुछ हुआ। साउथ अफ्रीका ने पोलैंड पर रंग भेद का आरोप लगाया। आखिर ऐसा वाकया क्या हुआ पोलैंड में जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और उनके जो अधिकारी हैं वो क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं पोलैंड पर? रंग भेद के, डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आखिर क्या इस पूरे मामले पर डिटेल निकलकर सामने आई है? आइए बिग वॉल के जरिए बताते हैं पूरा वाकया। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के साथ दूसरे अफ्रीकी देशों की टीम के रूस यूक्रेन पीस मिशन के दौरान ये सब हुआ। बिग वॉल के जरिए आपको डिटेल बताते हैं, पूरा घटनाक्रम आपको समझाते हैं हुआ क्या। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति की टीम
क्या बंधक बनाई गई। 100 सुरक्षा कर्मी 20 घंटे तक बंधक बनाए गए, ये कहा जा रहा है। रामाफोसा के सुरक्षा दस्ते को प्लेन में ही बंधक बना लिया गया। रामाफोसा के ये सुरक्षा कर्मी भी इसमें थे, साथ में सफर कर रहे पत्रकारों को भी होस्टेज किया गया, बंधक बनाया गया। विमान में 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और 20 पत्रकार थे। 19 घंटे से ज्यादा समय तक सबको प्लेन में बंधक बनाकर रखा गया। साउथ अफ्रीकी उच्च अधिकारियों की तलाशी भी ली गई। पोलैंड के अधिकारियों ने कार्गो भी जब्त कर लिया है। और अफ्रीकी नेताओं के साथ रूस यूक्रेन पीस मिशन पर हैं रामाफोसा, उनके साथ ये घटना हुई। साउथ अफ्रीका ने पोलैंड पर रंगभेद का आरोप लगाया है। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये मसला बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है और गंभीर भी है। पोलैंड पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या पोलैंड को किसी तरह की कोई सूचना मिली थी या कुछ लीक हुआ है जिसके आधार पर पोलैंड इस हद तक आगे बढ़ गया कि होस्टेज कर लिया गया? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी कोई सूचना की बात नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। लेकिन ये बात है कि अगर सूचना मिली भी होती तो भी ये सरासर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारक लोगों को, अधिकारियों को जो कि ऑफिशियल ड्यूटी पर हैं, उनको आप टच भी नहीं कर सकते, कहीं ट्रांजिट में भी हो तो भी। और उनका प्रेसिडेंट को, उनके प्लेन को भी नहीं है आप छू सकते, क्योंकि ये पर्सनल नॉन वायलेबिलिटी। लेकिन आपको नहीं लग रहा त्रिपाठी जी की पूरी दुनिया में इस तरह की स्थिति बन गई है?